गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बीपीएससी 67वीं चाहे बिहार सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित क्वेश्चन सेट शुरू करते हैं। इसमें क्या करेंगे, डेली एक क्वेश्चन सेट लाएंगे और जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो तब तक लगातार लाते रहेंगे। और इस क्वेश्चन सेट को हम लोग इस तरह से हैंडल करेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, इसके जो चारों विकल्प हैं उन सब पर ध्यान देंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम लोगों का कोई क्वेश्चन गलत ना हो और हम लोग आसानी से जो प्री एग्ज़ाम हो वह क्वालिफाई कर जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? 1889 ईस्वी और अहमदिया आंदोलन की बात हो रही है। तो बीपीएससी में क्या होता है कि विकल्प 5 होते हैं, जिसमें ई वाला विकल्प है यह केवल पाँचवा नहीं, यह पाँचवा और छठा दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी यह 2 विकल्प है, यानी कि निगेटिव से भी खतरनाक विकल्प है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो इसमें से जितने भी चारों हैं वो नहीं हैं, तो नहीं, यानी इसका उत्तर ई होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। 1889 में अहमदिया आंदोलन का आरंभ है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। क्या नाम था उसका? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इसमें कोई गुलाम अहमद है ना है। अहमदिया आंदोलन को कादियान आंदोलन भी कहते हैं। क्या? कादियान आंदोलन। और जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 19वीं शताब्दी के आरंभ अंत की बात हो रही है। 19वीं शताब्दी के अंत की बात है। और कहाँ? तो पंजाब के कादियान में हुआ था, पंजाब के कादियान में। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि इस्लाम में सुधार करना और ईसाई मिशनरियों एवं आर्य समाजियों से इस्लाम की रक्षा करना, यानी कि इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए इस आंदोलन का उद्भव हुआ था। इस आंदोलन ने औद्योगिकरण एवं वैज्ञानिक प्रगति को स्वीकृति प्रदान की, यानी इन्होंने विज्ञान को और उद्योग को माना। अर्थात इस आंदोलन की प्रवृत्ति कैसी थी? तो प्रगतिशील थी। और आगे देखते हैं, ये 1 नंबर विकल्प है यहाँ पर मोहम्मद अली का, ये है मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली का संबंध किससे है? तो यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक द कॉमरेड शुरू किया था। क्या नाम था उसका? द कॉमरेड। और अब्दुल लतीफ़ यहाँ विकल्प नंबर 2 में है। इन्होंने क्या किया? तो अब्दुल लतीफ़ ने बंगाल में 19वीं सदी के सामाजिक कार्यकर्ता थे और जिन्हें 1880 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सम्मानित किया गया था। और नज़ीर अहमद, ये डी नंबर में देखिए, तो नज़ीर अहमद भी 19वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय उर्दू लेखक व सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक थे। और इनका रचना का नाम है मीरात उल उरूस। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2, 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? जो 1929 का शारदा एक्ट था, इसका प्रमुख प्रावधान यहाँ देख लीजिए, सिंपल, जिससे लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। क्लियर है? आगे देखते हैं। 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? इसमें लड़कियों और लड़कों की न्यूनतम शादी की आयु निर्धारित की गई। 1929 का शारदा एक्ट को चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट भी कहा गया। इस एक्ट में शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़कियों की सहमति की उम्र, एज ऑफ कंसेंट, को 14 वर्ष कर दिया गया था। इस बिल को राय साहब हरविलास शारदा ने 1927 में प्रस्तुत किया था। क्या नाम था इस बिल को प्रस्तुत करने वाले? राय साहब हरविलास शारदा। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम शारदा एक्ट पड़ गया था। और इस एक्ट में लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 14 साल और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दिया है। 1 अप्रैल 1930 को यह कानून पूरे भारत में लागू किया गया। 2006 में भारत सरकार ने शारदा एक्ट की जगह बाल निषेध अधिनियम 2006 लाया था, जिसमें लड़की के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया। अब यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में जया जेटली उस समिति का अध्यक्ष थे जिसमें लड़के और लड़कियों की शादी की आयु पर फिर से
विस्तार किया गया, यानी फिर से उस पर विचार किया गया और लड़के और लड़की दोनों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दिया गया है। इस बार भी पूछ सकता है कि अब वर्तमान में जो गठित टास्क फोर्स था उसमें लड़कियों की और लड़के की आयु का क्या निर्धारित किया गया, या उस समिति के अध्यक्ष कौन थी, याद करिएगा, जया जेटली। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिर और स्थान, इसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं। जो शिव मंदिर है, याद कर लीजिए, शिव मंदिर यह भूमरा नागौद में है। शिव मंदिर भूमरा नागौद में। विष्णु मंदिर, तो यह विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में है। दशावतार मंदिर, तो दशावतार मंदिर यह देवगढ़ के झांसी में है। और लक्ष्मण मंदिर यह लक्ष्मण मंदिर यह लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है। यानी शिव मंदिर भूमरा नागौद, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर, दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है। ये सभी मंदिर गुप्तकालीन हैं। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की नागर शैली का विकास हुआ था। हम लोग जानते हैं कि मंदिर निर्माण के कौन कौन, तो नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और बेसर शैली जो दोनों के बीच में ज्वाइंट स्थल है, वहाँ पर बेसर शैली का विकास हुआ था। ईंट एवं पत्थर जैसी अस्थायी सामग्रियों द्वारा मंदिर निर्माण की शुरुआत इस काल की विशेषता है। कब की, तो गुप्त काल की। जिसमें लक्ष्मण मंदिर है, यह ईंट से निर्मित मंदिर है। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय मुख्यतः रामायण, महाभारत और पुराणों से ली गई है। गुप्तकालीन मंदिरों में या मंदिरों के प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी, गंगा, यमुना, शंख व पद्म आदि की आकृतियाँ बनी हुई हैं। वहीं दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पर नंदी की मूर्ति मिलती है। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं मिलते तथा मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। मंदिर की छतें पहले सपाट होती थी, यानी कैसी, पहले की मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर इस तरह से, और आजकल का मंदिर कैसा होता है, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर मिलान करना है। दीवाने बिजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने रिसातल और दीवाने ईसा। यहाँ देखिए, तो दीवाने बिजारत है, यह था वजीर का विभाग, यानी वित्त विभाग। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, और दीवाने रिसातल विदेश विभाग, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग। जबकि दीवाने बिजारत का अर्थ होता है, यह बिजारत यानी विभाग, तो दीवान का विभाग यानी इसका प्रमुख वजीर कहलाता है। दीवाने अर्ज यह सैन्य विभाग था और इसके प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा गया है। जबकि सल्तनत काल में दीवान ए ईसा अर्थात पत्राचार विभाग और इसके प्रमुख को दबीर ए मुमालिक के अंतर्गत रखा गया था। इस सुल्तान की घोषणाओं एवं पत्रों का क्या करते हैं, तो मसविदा तैयार करता था। दीवान ए ईसा का एक नाम दीवान ए अशरफ भी था, याद कर लीजिए। दीवान ए ईसा का एक और नाम दीवान ए अशरफ भी था, जो मिनहाज उस सिराज द्वारा कहा गया है, मिनहाज उस सिराज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, और दूसरा है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इसमें दोनों क्वेश्चन, यानी जो कथन नंबर 1 है और कथन 2 है, दोनों सही है। थोड़ा जान लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था एवं समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख की रचना की थी। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। कौन, तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। क्लियर है। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होगा, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य था। क्लियर है। और हरिसेन द्वारा लिखित इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किससे है, तो समुद्रगुप्त से है। इसमें समुद्रगुप्त ने क्या कहा गया है, तो आर्यावर्त के 9 राजाओं, आर्यावर्त के यानी उत्तर के 9 राजा, दक्षिणापथ के 12 राजा और अटाविक राजाओं यानी पश्चिम के अटावी के राजा शको, कुषाणों और 5 सीमावर्ती राजाओं को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने लिच्छवी दौहित्र यानी समुद्रगुप्त का ननिहाल कहाँ था, तो लिच्छवी यानी वैशाली में। वे वैशाली यानी लिच्छवी गणराज्य की जो राजकुमारी थे उसके क्या थे, तो पुत्र थे, यानी इनका ननिहाल लिच्छवी यानी वैशाली था।
और अश्वमेध कर्ता की उपाधि ग्रहण किया है। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा किसने? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं और सिक्का मिलता है उसमें वे वीणा वादन करते हुए दिखाई गए हैं। इसे लगता है कि उन्हें वीणा वादन आती थी। छठा में क्या है? निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या है? 1731 के डभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्र्यंबक राव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया। दूसरा है कि 1731 के वारणा की संधि द्वारा संभा द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसमें देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ देखिए दोनों कथन सही, यानी डिभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्र्यंबक राव को क्या किया? पराजित कर दिया। और वारणा की संधि द्वारा संभाजी द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार कर ली थी। थोड़ा जान लेते हैं। तो 1707 में साहू और ताराबाई के मध्य क्या युद्ध हुआ? खेरा का युद्ध हुआ था। खेरा का युद्ध हुआ, ताराबाई और संभाजी के मध्य हुआ था। 1708 में साहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया और मराठा परस्पर दो विरोधी राज्य में विभक्त हो गया था। 1708 की बात है। एक राज्य सतारा के प्रमुख साहू थे और दूसरे राज्य कोल्हापुर के प्रमुख शिवाजी द्वितीय, यानी इनकी माँ कौन थी? तो ताराबाई थी। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा का नेतृत्व तो राजा राम ने 1889 से 1700 तक किया था। साहू और संभाजी दो के बीच की शत्रुता का अंत 1731 में वारणा की संधि के से समाप्त हो गया था। यानी साहू और संभाजी दो के बीच में शत्रुता का अंत कब होगा? तो वारणा की संधि से होता है। आगे देखिए, यहाँ निम्न पेशवाओं का सही कालक्रम बताना है। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम और माधवराव प्रथम। क्लियर है? तो यहाँ देखिए बालाजी विश्वनाथ है तो ये सबसे पहले थे, यानी 1713 से 1720, यानी 1713 से 1720 बालाजी विश्वनाथ। इनके पुत्र होते हैं कौन? तो बाजीराव प्रथम। यह 1720 से 1740 तक इनका कार्यकाल है। इसके बाद बालाजी बाजीराव, यानी तीसरे नंबर का बारी आता है। यह 1740 से 61 तक, यानी लगभग 21 साल शासन करेंगे। और अंत में माधवराव प्रथम, यानी ये 1761 से लेकर 1772 तक माधवराव प्रथम। और माधवराव प्रथम के समय क्या होगा? 1761 में ये राजा बनेंगे, यानी इसी समय मराठा क्या होगी? तो अफगानों से युद्ध हार जाएगी। बालाजी विश्वनाथ ने ही सैयद बंधुओं की पहल पर मुगल सम्राट के साथ एक संधि की थी, जिसे रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा था। 1750 में हुए संगोला की संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। पानीपत तृतीय युद्ध में मराठों की हार के पश्चात मराठों की खोई हुई शक्ति को पुनः वापस प्राप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो माधवराव प्रथम को जाता है। यानी जब ये राजा बने थे उस समय मराठे अफगानों से युद्ध हार चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह सिखों से संबंधित है। यहाँ पर कुछ नेता का नाम है और उनके मिसल का नाम है, याद कर लीजिए। हीरा सिंह का संबंध है नकी मिसल। छज्जा सिंह है भंगी मिसल। संधू जाट चौधरी, तो यहाँ यह गलत है क्योंकि यह कन्हैया मिसल है, यह जय सिंह से संबंध, कन्हैया मिसल जय सिंह। और चरत सिंह सुकर, चकिया मिसल चरत सिंह। क्लियर है? थोड़ा और जान लेते हैं। सभी मिसलों का समूह क्या कहेगा? दल। तो दल खालसा कहलाएगा। यानी मिसल मतलब क्या होगा? एक छोटा रजवाड़ा, और बहुत सारे मिसल मिल जाएंगे तो क्या होगा? सबको मिलने से एक संघ बनेगा, उसका नाम था दल खालसा। ये मिसल गुरु के नाम पर युद्ध करते थे और सरबत खालसा के नाम पर संधियाँ कर लेते थे। सिखों की अन्य मिसलें थी जैसे अहुलवालिया, इसके प्रमुख नेता थे जस्सा सिंह। रायगढ़िया मिसल नंद सिंह। उलेवालिया मिसल गुलाब सिंह। निशान वालिया मिसल तो यह शंकर सिंह। सिंहपुरिया नवाब कपूर सिंह। करोड़ सिंघिया करोड़ सिंह। फुलकिया या फूल सिंह। शहीद दीप सिंह। इस प्रकार सिख की कुल 12 मिसलें थी। आगे देखिए, अब कुछ पॉलिटी से क्वेश्चन हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और उसके न्यायाधीशों की योग्यता बताना है कि इसका योग्यता क्या क्या होता है। तो देखते हैं। तो 124 से 3 में
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के विषय में प्रावधान किया गया है। सही है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, तो मैंने उसका अनुभव होना चाहिए। यह भी सही है। और है, यहाँ तो 2 ही दिया हुआ है, अतः इसका उत्तर सी होगा। यहाँ देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए व्यक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, या उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश। जो इंदु मल्होत्रा है, जो अभी महिला जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं न्यायाधीश बनी थी, वह कैसे आई थी? तो वह इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक उन्होंने, दिल्ली हाई कोर्ट नहीं तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक वह वकालत की हुई थी। वे व्यक्ति राष्ट्रपति के राय में क्या हो तो पारंगत विधि वेत्ता हो। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद का शपथ लेना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, जबकि न्यूनतम आयु के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल के विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल से संबंधित है। तो राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के पद की शक्तियों और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए किए गए कार्यों के लिए उसे किसी न्यायालय में उत्तरदायी, यहाँ देखिए, नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरा, पद ग्रहण करने के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व उसे 2 माह की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। तो दोनों सही है। यहाँ देखिए, जो पद ग्रहण के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई आरंभ करने से पहले 2 माह की सूचना देना आवश्यक है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राज्य के गवर्नर तथा भारत के राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां यानी छूट प्राप्त है। अपने पद पर कार्य करते हुए अर्थात पद ग्रहण के दौरान राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इस दौरान गवर्नर को गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल नंबर 155 के अधीन किया जाता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? सिंपल से क्वेश्चन, आसान, लेकिन बीपीएससी के हिसाब से इसका उत्तर ई होगा। क्यों? क्योंकि धान यानी मीथेन गैस का उत्पादन धान के खेत में भी होता है, कोयला के खदान में भी होता है, जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से भी होता है, दीमक से भी होता है, न जाने कहाँ कहाँ से मीथेन गैस का रिसाव होता है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस का निर्माण कैसे होता है? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से गर्म करने पर मीथेन गैस का निर्माण होता है। मीथेन का उपयोग कार्बन ब्लैक बनाने में, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड एवं क्लोरोफॉर्म यानी निस्तेजक के निर्माण में होता है। मीथेन गैस का अन्य नाम मार्स गैस, कार्बन टेट्राहाइड्राइड, हाइड्रोजन कार्बाइड, ये सब नाम है। किसने नाम दिया मार्स गैस से? तो ये हाफमैन महोदय थे, इन्होंने नाम दे दिया। यह कहाँ कहाँ इसका विलेयता दर्शाता है, नहीं घुलनशील है तो इथाइल अल्कोहल में, बेंजीन, टालविन जैसे कार्बनिक विलायक में यह विलेय है। इसका परमाणु भार मीथेन का कितना है? तो 16 है और गलनांक 182.4 डिग्री सेल्सियस पर यह गल जाता है और इसका क्वथनांक 161 डिग्री है। क्लियर है? मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। ग्रीन हाउस गैसों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाद मीथेन गैस का प्रमुख स्थान आता है। मीथेन एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है तथा ईंधन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। कितना होता है? तो CH4 होता है। किसका? मीथेन का। यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है, उसमें यह एल्केन का प्रथम सदस्य है मीथेन, CH4। मीथेन गैस की खोज एलिसेंड्रो वोल्टा ने किया था। किसने? एलिसेंड्रो वोल्टा। कोयला खानों में मीथेन गैस के इकट्ठे होने से ही क्या होती है? तो आग लग जाती है। और संपठित प्राकृतिक गैस यानी CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। बायोगैस, इसमें भी मीथेन होता है।
लेटराइट मिट्टियों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है लेटराइट में, यानी बताना है कि गलत कौन है। तो लेटराइट मिट्टियों के संबंध में यह देखिए, इसमें फास्फोरस की प्रचुर मात्रा नहीं है, अल्प मात्रा होती है, यानी उसका निर्माण स्वस्थान पर हुए अपक्षय द्वारा होता है। सही बात है, अपक्षय हुआ कहाँ, तो वहीं पर, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ उस चट्टान का। वे बैसाल्ट तथा अन्य अल्मुनियम युक्त चट्टानों से अपघटित होते हैं। सही है। उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। सब सही है। और फास्फेट अल्प मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है। और यहाँ देखिए, और यह कहाँ कहाँ मिलता है, तो भारत में लेटराइट मिट्टी मेघालय पठार पश्चिमी तथा पूर्वी धार के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर ये कोमल एवं सूखने पर कठोर हो जाती हैं। ये मिट्टियाँ लौह एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। लोहा और एल्युमिनियम होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, चूना एवं जैविक पदार्थ की कमी होती है। इनकी उर्वरता कम होती है, परंतु उर्वरक के इस्तेमाल से इसमें चाय जैसी फसलों की खेती की जाती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पंचायती राज कार्यक्रम की असफलताओं का अध्ययन करने के लिए एवं उन्हें प्रभावी बनाने के सुझाव देने के लिए 1970 में इस समिति का गठन किया गया था। कौन, तो अशोक मेहता। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी थी। क्या सही है? इसमें पहला सही है, सिंपल सा। बलवंत राय मेहता, उन्होंने त्रिस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी थी। ये क्या करेंगे, ये कहेंगे नहीं भाई 3 गलत है, इसको 2 स्तरीय बना दो। किसने, तो अशोक मेहता समिति। थोड़ा जान लेते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति की। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय ढांचे के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला परिषद एवं उसके नीचे मंडल स्तर पर पंचायत समूहीकरण या मंडल की वकालत की थी। इस समिति ने पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की भी वकालत की। न्याय पंचायत की अनुशंसा भी इसी समिति द्वारा की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1985 में GBK राव समिति का गठन किया गया। 1986 में गठित LM सिंघवी समिति के पंचायती राज व्यवस्था के निष्पदा एवं स्वतंत्र चुनाव कराने हेतु संवैधानिक उपबंध की सलाह दी गई थी। किसने दिया था, तो यही LM सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा की वकालत की थी 1986 में। 1988 में गठित संसद समिति की एक उप समिति ने भी यह अनुशंसा की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और पहला कौन था, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। यहाँ देखिए, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जरूर करेगा। पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 243 झ में किया गया है, तो यह भी सही है, यानी राज्य वित्त आयोग की बात हो गई। क्लियर है। तो राज्य वित्त आयोग कहाँ गठन होगा, तो राज्य में होगा। तो सर्वप्रमुख कौन है, राज्यपाल है, तो राज्यपाल गठन करेगा। सिंपल सी बात है। और राज्य वित्त आयोग है तो इसका प्रावधान कहाँ मिलेगा, जिसमें पंचायत से संबंधित उपबंध होंगे, यानी 243 झ में होगा। पंचायती राज विधेयक 22 से 23 दिसंबर 1992 को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान पारित हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को यह प्रभाव में आया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 11 अनुसूची भी जोड़ी गई थी। कौन, 11वीं, पहले 10 था, 11वीं पंचायत से संबंधित और 12वीं तो यह शहर से संबंधित है, नगर पंचायत। क्लियर है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय और जोड़ दिए गए और यह 243 जी से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 92-93 के दौरान 40वें अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप दिया गया था। यानी पहले ग्राम पंचायत कहाँ था, तो DPSP में था, उसको संवैधानिक अधिकार दे दिया गया था। 15 में क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है और अनुच्छेद 21 से विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है।
तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? ये दोनों कथन सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राण संबंधित यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। क्लियर है? गोपालन मामले 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या कर, कौन मामला? गोपालन मामला 1950 में बतलाया, क्या बतलाया कि यह प्रावधान सिर्फ कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। 1978 में मेनका गांधी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा गोपालन मामले में दिए गए फैसले को पलट दिया गया और इसी फैसले के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया पर भी लागू कर दिया गया। मेनका गांधी मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की विस्तृत व्याख्या की, जिसमें प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता एवं चैन की नींद लेने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, ये सब शामिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या है? इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिक एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 में की थी। आगे देखिए, दूसरा है इंसुलिन के अल्पस्राव से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, यह भी सही है। इंसुलिन के अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है, तो यह भी सही है। और इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिक एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 में की थी, यानी इसका उत्तर क्या होगा? तो डी होगा, यानी सब सही है। क्लियर है? थोड़ा हम लोग इंसुलिन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कमी से क्या होगा? इंसुलिन के अल्पस्राव से मधुमेह नामक रोग होता है। अधिक स्राव होगा तो हाइपोग्लाइमिया हो जाएगा, इसे आँख यानी दृष्टि कमजोर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है और यह कार्बोनेट उपापचय के लिए अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है, यानी इंसुलिन अग्न्याशय द्वारा। और इंसुलिन शर्करा, वसा एवं प्रोटीन के उपापचय को ग्लूकोज के अवशोषण बढ़ाकर नियमित करता है, यानी इंसुलिन है तो शरीर में क्या करेगा? तो यह शर्करा के मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कम या बंद हो जाने पर मूत्र एवं रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और आदमी को क्या हो गया? डायबिटीज हो गया। इंसुलिन ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा विमुक्ति को भी प्रभावित करता है। यह पेप्टिडाइड हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन तो पेप्टिडाइड हार्मोन है जो एनाबोलिक प्रकृति की होती है। इसकी कमी या अभाव से रक्त में उच्च शर्करा की सीमा अधिक हो जाती है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसके कारण डायबिटीज मिलिट्स रोग हो जाता है, डायबिटीज मिलिटस। मानो इंसुलिन हार्मोन 51 अमीनो अम्ल का बना होता है। इंसुलिन हार्मोन का नाम एडवर्ड स्कैफर ने 1916, याद कर लीजिए, इंसुलिन हार्मोन का नाम एडवर्ड स्कैफर ने 1916 में दिया था। हाइपोग्लाइसीमिया में शर्करा की मात्रा रक्त से कम हो जाती है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा? शर्करा की मात्रा रक्त में कम हो जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया में। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मुख्यतः राजस्थान में रहते हैं। पहला तो गलत हो गया, क्योंकि ये लोग राजस्थान में नहीं रहते हैं। सिंपल, एक गलत है तो क्या होगा? इसका सिंपल था, याद कर लीजिए। हमें कुछ ना आए लेकिन हमें यह आए कि ये चांगपा राजस्थान के निवासी न हैं, तो एक गलत। तो विकल्प में देख लीजिए, ऑटोमेटिक इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। ए, अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे और बकरियां पालते हैं। इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, यह भी सही है। अब क्वेश्चन है कि यह है कहाँ? तो चांगपा समुदाय अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे और बकरियां पालते हैं और यह बंजारे समुदाय हैं जो भारत के लद्दाख क्षेत्र के यांगपंग इलाके में मुख्यतः निवास करते हैं। और एक खानाबदोश से जान ही गए। और आजीविका का मुख्य आधार मवेशी है और मवेशी में क्या? तो पश्मीना बकरियां
पश्मीना बकरियां को चांगथांगी बकरियों के नाम से भी जाना जाता है। और लद्दाख भारत में सबसे उन्नत यानी उत्तम किस्म का पश्मीना का उत्पादन करता है। 18 में देखते हैं, बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका कौन करेगा, याद कर लीजिए, बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो इसका प्रबंधन एडीबी एशियाई विकास बैंक करता है। सॉरी, इसका प्रबंधन विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक, एडीबी नहीं, वर्ल्ड बैंक। और भारत में कौन करेगा? तो नाबार्ड करेगा। तो बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन विश्व बैंक करता है। यह फंड एक बहुपक्षीय फंड यानी कोष है जो भूमि क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन क्षरता को रोकने के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो ऋण प्रदान करती है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और वर्तमान में 189 देश है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का संबंध विश्व बैंक और एक और है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। विश्व बैंक का वास्तविक नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास के लिए बैंक यानी IBRD है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन कैसे किया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उन बैंकों के अध्यक्षों का चयन क्वेश्चन है। तो कैसे होगा? तो इसका चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है, यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो अपने में से ही चयन करता है। तो 28 फरवरी 2016 में सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया था। इसे सरकारी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में शीर्ष पदों के लिए उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। और सरकार ने बैंकों के लिए पूंजी जुटाने की योजना तैयार करने के अलावे व्यावसायिक रणनीति तैयार करने का दायित्व भी बैंक बोर्ड ब्यूरो को सौंप दिया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बम्बई में है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में कुछ कथन है, विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। दूसरा है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 316 में है, यह भी सही है। दोनों विकल्प सही है। थोड़ा और जान लेते हैं। राज्य में तो कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति, और संयुक्त है तो वहाँ भी राष्ट्रपति। क्लियर है। और आर्टिकल नंबर कौन संबंधित है? 316 है। और भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन याद कीजिए क्या था? तो ली आयोग के ने ही सिफारिश किया और इसी सिफारिश पर सबसे पहली बार 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में ली आयोग का गठन की उसका सिफारिश मान लिया गया और इसका गठन ली आयोग का 1923 में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति कहाँ है? तो राष्ट्रपति के पास है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए तब तक होती है। तब वे क्या होंगे? तो रिटायर यानी पद मुक्त हो जाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, परंतु उन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। किसको है? तो राष्ट्रपति को। और कैसे हटेंगे? तो वही जिस तरह से राष्ट्रपति हटा देंगे उनको, कैसे हटाएंगे? तो संसद यानी मंत्रिमंडल कैसे काम करेगी? तो संसद के काम से। संसद में क्या होगा? तो कदाचार के यानी कि उसको क्या कहेंगे हम लोग? इम्पीचमेंट। लेकिन इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है, यानी संसद से प्रस्ताव पास हो जाएगा और वे हट जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ से हम लोग अगली बार और कमेंट कीजिएगा कि इसको और डीप से पढ़ाया जाए या और हल्के से पढ़ाया जाए। तब तक आशा करते हैं यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।